हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिक्षा संगम 24 पर। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था की, और भारतीय राज्य व्यवस्था के क्रम में हम लोग पहुंच चुके थे उपराष्ट्रपति तक। लास्ट लेक्चर आपको मिल गया होगा, और मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं कि पुराने लेक्चर जिसने अब तक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा इस चैनल की, और वहां से सारे के सारे लेक्चर एक बार देखिएगा, उनको पढ़िएगा, उसके बाद में फिर यहाँ से नई शुरुआत अपनी करिएगा, क्योंकि पहला अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आगे का समझ में नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, बात आज हम करते हैं प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की। तो क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं और क्या उनकी मिनिस्टर काउंसिल होती है, उनसे जुड़ी जितनी भी बातें हैं उनको आज हम डिस्कस कर लेते हैं। ये चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी में, भारतीय राज्य व्यवस्था में भाग 6 तक अगर आप पढ़ लिए, भाग 6 तक, पार्ट 6 तक की बातें अगर आपने अपने माइंड में सेट कर ली सारी की सारी, तो भाई साहब पॉलिटी के क्षेत्र में एक सिंगल क्वेश्चन आपके लेवल पर नहीं छूटने वाला। समझ रहे बात को? क्योंकि एसएससी का जो लेवल है, यूपीएसआई का जो लेवल है, या किसी भी वनडे एग्जाम का जो लेवल है, वो भाग 6 तक बहुत ही ज्यादा लेवल समझो उसका बस, वरना भाग 5 तक ही नहीं बढ़ जाती है बातें सारी। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं प्रधानमंत्री साहब और उनकी मिनिस्टर काउंसिल। तो दोस्तों, आज हमारा लेक्चर है पॉलिटी का नंबर 20, और इसमें हम चर्चा करने वाले मंत्री परिषद की। तो देखिएगा दोस्तों, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद कौन होती है? जो व्यक्ति लोकसभा के चुनाव में सांसद के रूप में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में चुने जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मंत्री कहा जाता है। और उनका एक ग्रुप होता है जिसको मंत्री परिषद कहा जाता है। और जो हमारे ये पीएम साहब होते हैं, ये भी इस मिनिस्टर काउंसिल का एक हिस्सा होते हैं। इनके एक मंत्री होते हैं, अलग से कोई बवाल नहीं होता। प्रधानमंत्री भी क्या होते हैं? एक सांसद के रूप में चुने जाते हैं, और वो मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद का एक मंत्री होते हैं। बस अलग से पहचान इसलिए हो गई क्योंकि वो मंत्री परिषद के प्रमुख होते हैं, हेड ऑफ मिनिस्टर काउंसिल होते हैं। इतना आपको याद रखना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। अब एक सवाल यहां से पहले ही बन जाता है, मैंने आपको बताया कि जिन व्यक्तियों को हम सांसद के रूप में चुनते हैं वो मंत्री परिषद में हिस्सा ले लेते हैं। ऐसा क्या 100% होता है? नहीं। क्या अगर किसी व्यक्ति के पास में, किसी को अगर वोट नहीं मिला, उसको सांसद नहीं बनाया गया, तो क्या वो मिनिस्टर काउंसिल में भाग नहीं ले सकता, या फिर उसका एक मंत्री नहीं बन सकता? तो बिल्कुल बन सकता है। उसको जब मंत्री बनाया जाता है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी है, उसने चुनाव में भाग लिया नहीं लिया, लेकिन उसको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी लोकसभा या फिर राज्यसभा की। लोकसभा या फिर राज्यसभा की उसको 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? उसको अपनी एक योग्यता निर्धारित करनी पड़ेगी दोस्तों, और उसको इन सब चीजों को अचीव करके फिर से क्या होगा? मंत्री परिषद में वो पूर्ण रूप से अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम एबिलिटी की बात करेंगे, क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, योग्यता की बात करेंगे दोस्तों। तो आइए जानते हैं उससे आगे। तो दोस्तों, क्या होता है? एक होते हैं पीएम साहब, एक होते हैं मंत्री। मंत्री ही होते हैं, बल्कि ये पीएम भी, लेकिन जब अलग से इनको कर दिया, देखिए मैंने आपको अभी भी बताया है कि जो हमारी मिनिस्टर काउंसिल है, इस मिनिस्टर काउंसिल को ऑपरेट करने के लिए एक हेड चुना जाता है। उस हेड ऑफ मिनिस्टर काउंसिल को ही हम पीएम कहते हैं। तो पीएम इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये जो पीएम साहब हैं, जो प्रधानमंत्री साहब हैं, इनको हेड ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, सरकार का प्रमुख कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सरकार का प्रमुख कौन है, हु इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो आपको बताना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। आपको बताना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस राष्ट्र का प्रमुख कौन है, इस नेशन का प्रमुख कौन है, या फिर इस कंट्री का प्रमुख कौन है, तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ यूनियन। तो आपको याद रखना है कि इस संघ का, भारत संघ का जो प्रमुख है वो कौन होता है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। और भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति जी होते हैं। ये आपको याद रखना है। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि भारत का जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है वो कौन सा है? तो दोस्तों प्रेसिडेंट का है। इतना आपको याद रखना है। क्लियर है क्या मेरी बात दोस्तों? कब सुनिएगा,
इस देश में सबसे बड़ी जो वास्तविक पावर होती है, जो रियल पावर होती है दोस्तों, वो किसके हाथ में होती है? वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर होती है, वो प्रधानमंत्री के अधीन होती है। यूएसए की तरह राष्ट्रपति के अधीन नहीं होती। भारत में जो वास्तविक शक्तियां होती हैं, विधायी शक्तियां, वो सारी की सारी किसके पास में होती है दोस्तों? वो पीएम और उसकी काउंसिल के पास में होती है। तो रियल पावर किसके पास में? पीएम साहब के पास में होती है। और जो फॉर्मल औपचारिक पावर है वो हमारे राष्ट्रपति जी के पास में होती है। फॉर्मल पावर उनको हम कहेंगे। अब सुनिएगा दोस्तों, यहां से आगे बात करते हैं मिनिस्टर काउंसिल की। जो मिनिस्टर काउंसिल है वो सारी की सारी ये मंत्री जो यहाँ पे परिषद बनाई गई है, ये मंत्री परिषद का काम क्या है? हेल्प करना है पीएम को, ठीक है, क्योंकि पीएम कौन है? इसका हेड है। तो मंत्री परिषद पीएम को हेल्प करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। और यह बात आर्टिकल 74 में भी लिखी हुई है कि पीएम की सहायता के लिए एक मिनिस्टर काउंसिल होगी। ऐसा कहां पे लिखा हुआ है? आर्टिकल 74 में अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है दोस्तों। अब यहां से बात करते हैं आगे की। तो एक बात आती है, मैंने अभी आपसे कहा है कि यहां पे मंत्री परिषद होती है प्राइम मिनिस्टर की सहायता के लिए, लेकिन क्या ये मिनिस्टर काउंसिल राष्ट्रपति की भी सहायता करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं। लेकिन क्या राष्ट्रपति सारे के सारे कार्य मंत्री परिषद की सलाह से करेगा क्या? या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद की जो सलाह है वो अनिवार्य है क्या? कंपलसरी है क्या? तो ऐसा कहीं कहीं पे दिखता है, कहीं कहीं पे नहीं दिखता है। तो कब से कब तक था, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। राष्ट्रपति के लिए बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए, उसके लिए तो कर चुके हैं। तो दोस्तों क्या हुआ, जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय ये अनिवार्य नहीं था कि मंत्री परिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति कार्य करेगा सारे। लेकिन जब 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में हुआ, जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ दोस्तों, तो वहां पर एक नियम बनाया गया कि राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद की जो सलाह है वो अनिवार्य कर दी गई, उसको कंपलसरी कर दिया गया कि राष्ट्रपति जी जो भी कार्य करेंगे वो किसकी सलाह पर करेंगे? मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे। तो दोस्तों ये चीजें ज्यादा दिनों तक, ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकी। उसके बाद में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 हुआ। तो उसमें क्या हुआ, इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि जरूरी नहीं है कि हर एक मामले पर राष्ट्रपति मिनिस्टर काउंसिल की सलाह लेगा। इतना आपको याद रखना है दोस्तों। क्लियर है क्या मेरी बात? तो यहां पर तो सलाह की बात करी थी, इसको नोट कर लेना। 74वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, जिसमें मंत्री परिषद की सलाह की जो अनिवार्यता थी उसको समाप्त कर दिया गया था। अब क्या है, अब दोस्तों यहां पर राष्ट्रपति स्वतंत्र है कि हाँ वो मंत्री परिषद के, देखिए जितने भी विधायी और कार्यपालिका काम हो गए लगभग उन सभी में क्या होगा, उनको सलाह लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं हो सकता, 100% ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं आर्टिकल 75 की। आर्टिकल 75 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो दोस्तों प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो प्रेसिडेंट द्वारा होती है, वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इतना आपको याद रखना है कि अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा होती है दोस्तों, प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। लेकिन एक क्वेश्चन यहां से आपसे है, तो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री पद के लिए भारत में किस प्रकार का चुनाव होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है? जनता खुद वोट देकर अपना पीएम चुनती है या फिर जो जनता ने जिसको वोट किया था वो लोग ही वोट करेंगे पीएम के लिए? तो दोस्तों आपको ये बताना है कि पीएम पद के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो आप लोगों को लगा होगा कि नहीं मोदी जी को तो हमने वोट दी थी और हमने प्रधानमंत्री बनाया था। तो भाई साहब थोड़ा सा ध्यान देना, आप लोगों ने
आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को एज ए सांसद वोट किया था, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट किया था, ना कि एज ए पीएम वोट किया था। आपने नरेंद्र मोदी को पीएम पद के लिए नहीं चुना, आपने नरेंद्र मोदी को एक सांसद के रूप में चुना था। और जब वो एक सांसद बना, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया और मिनिस्टर काउंसिल का एक हिस्सा बन गया, तो अब उस मिनिस्टर काउंसिल की एक जिम्मेवारी होती है कि हम अपना एक हेड चुने, हम अपना एक प्रमुख चुने, और उस प्रमुख को ही कहा जाता है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, प्रधानमंत्री कहा जाता है। क्लियर है क्या मेरी बात? तो दोस्तों इस देश में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव नहीं होता है, यहाँ पर सांसद के रूप में सभी को चुना जाता है। और जो व्यक्ति सांसद बन के यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बन जाते हैं उनको मंत्री परिषद में रखा जाता है। और मंत्री परिषद में से ही एक सदस्य मंत्री, एक मंत्री ऐसे होते हैं जिनको मंत्री परिषद का, मिनिस्टर काउंसिल का प्रमुख बना दिया जाता है, हेड बना दिया जाता है दोस्तों। और वही हेड कौन कहलाते हैं? वही हेड कहलाते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर कहलाते हैं। मेरी बात क्लियर है क्या दोस्तों? तो प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव नहीं होता है, जो भी पीएम मतलब निर्वाचित होते हैं वो एज ए सांसद चुने जाते हैं। वो एक यहाँ पे देखिएगा प्रधानमंत्री का चुनाव एक सांसद के रूप में होता है, ना कि प्रधानमंत्री के रूप में होता है। ये बात आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेनी है दोस्तों, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अब सुनिएगा, तो यहाँ पर जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ये मेंबर्स मिलके मंत्री परिषद का हिस्सा होते हैं। हेड बना दिया पीएम को, एक व्यक्ति को, नरेंद्र मोदी को। फिर राष्ट्रपति जी को कहा जाता है कि एक काम करिए साहब, आप इनको शपथ दिला दीजिए, लेकिन इनकी शपथ का जिक्र नहीं किया गया कहीं पे भी, किसी भी आर्टिकल में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनकी नियुक्ति होती है प्रेसिडेंट के द्वारा, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब आगे यहाँ से बढ़ते हैं कि मंत्री परिषद क्या है। देखिए, हमें पीएम के बारे में बात करनी है या फिर मंत्री परिषद के बारे में बात करनी है तो बात एक ही होती है, क्योंकि मंत्री परिषद का ही एक हिस्सा होता है कौन? प्रधानमंत्री जी। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर्टिकल 74(1) क्या कहता है? आर्टिकल 74(1) में लिखा हुआ है कि हमारे मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, या फिर उसमें लिखा हुआ है कि मंत्री किसे कहते हैं। मंत्री के बारे में जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी कहां पर हैं? 74(1) में लिखी हुई है दोस्तों। और ये बात आपको याद रखनी है कि हमारे इस देश में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। नंबर 1 मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री, उसके बाद होते हैं राज्य मंत्री, उसके बाद होते हैं उप मंत्री। लेकिन दोस्तों इन 3 प्रकार के मंत्रियों को ही 4 जगह पे डिवाइड किया गया है। तो किस प्रकार से यहाँ पर इनको 4 हिस्सों में बांटा गया है, एक बार देखिएगा जरा। आपको बताया कि हेड कौन होगा इसका, मिनिस्टर काउंसिल का? पीएम ही होगा दोस्तों। अब देखिएगा, सबसे पहले होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। सबसे उच्च दर्जे के जो मिनिस्टर्स होते हैं, सबसे जो हाई प्रोफाइल मिनिस्टर्स होते हैं, वो कौन है दोस्तों? वो होते हैं कैबिनेट मंत्री होते हैं, जिनके अधीन, जिनके अंडर में कैबिनेट मंत्रालय होते हैं, बड़े बड़े मंत्रालय, बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं दोस्तों। अब कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में कार्य करने वाले होते हैं स्टेट मिनिस्टर। इनके लिए कोई भी स्टेट मिनिस्टर जो होते हैं, राज्य मंत्री जो होते हैं, इनके लिए कोई पर्टिकुलर कोई मंत्रालय नहीं होता है, बल्कि कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में ही वहीं पर कुछ काम ये करते होंगे। उसके बाद में दोस्तों क्या हुआ, अब हर जगह, हर एक मंत्रालय में दोस्तों हर जगह कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ऐसे मंत्रालय हैं जो बेहद बड़े और मुख्य हैं, उनका वर्चस्व बहुत बड़ा है। लेकिन कुछ ऐसे मंत्रालय हैं जो छोटे स्तर के हैं दोस्तों। तो उन छोटे स्तर के मंत्रालयों के लिए क्या किया गया, जो यहाँ पर राज्य मंत्री होते थे, तो उनमें से कुछ राज्य मंत्रियों को निकाला गया दोस्तों, और उस मंत्रालय का हेड बना दिया। जो छोटा मंत्रालय था उसका इनको प्रमुख बना दिया गया। अब देखिए यहां पर इस राज्य मंत्री और इस वाले राज्य मंत्री में क्या अंतर है। ये तो राज्य मंत्री हुआ और ये स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, मतलब फ्री चार्ज स्टेट मिनिस्टर हुआ दोस्तों। तो यहां पर फ्री चार्ज स्टेट मिनिस्टर क्या होगा, उसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है। इनका जो काम है दोस्तों, वो तो होता है कैबिनेट मिनिस्टर वाला, लेकिन इनका जो पद है वो होता है स्टेट मिनिस्टर वाला।
ये आपको याद रखना है। क्लियर है क्या दोस्तों? और फिर सबसे निचले दर्जे के जो मंत्री होते हैं वो होते हैं दोस्तों वाइस मिनिस्टर, उप मंत्री जी होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहां पर कितने मंत्री हैं? यहां पर 4 प्रकार के मंत्री आपको देखने को मिले हैं, लेकिन मूलतः इनको 3 प्रकार के मंत्री माना जाता है, क्योंकि स्टेट मिनिस्टर जो फ्री चार्ज वाले हैं उनका पद राज्य मंत्री का ही रहता है, लेकिन कार्य कैसा हो जाता है? कैबिनेट मंत्रालय का उनको काम दिया जाता है, कैबिनेट मिनिस्ट्री का उनको काम दिया जाता है। तो दोस्तों अगली बात यहां से हम करने वाले हैं एबिलिटी के बारे में, और देखते हैं कितनी बातें यहां से आगे और हो सकती हैं। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे मिनिस्टर काउंसिल की, मंत्री परिषद की, और मंत्री परिषद के इस क्रम में अभी हम बात करने वाले हैं एबिलिटी या फिर क्वालिफिकेशन, इसको हम बोल सकते हैं योग्यता। तो दोस्तों क्या योग्यताएं चाहिए होती है एक मंत्री बनने के लिए, मंत्री परिषद का एक सदस्य बनने के लिए? तो दोस्तों ध्यान देना, सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर किसी भी पोस्ट पर अगर नियुक्ति चाहिए अगर, तो दोस्तों आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है, भारत का नागरिक होना आवश्यक है। तो सबसे पहला जो इसमें चाहिएगा आपको योग्यता वो है इंडियन सिटीजनशिप, नागरिकता। उसके बाद में सबसे बड़ी और मुख्य जो बात है, बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा या फिर राज्यसभा, उच्च सदन या फिर निम्न सदन का एक क्या होना चाहिए दोस्तों? सदस्य होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं है कि उनका सदस्य नहीं है, राज्यसभा लोकसभा का कोई सदस्य नहीं है, तो दोस्तों उसको मेंबरशिप लेनी होगी। कितने दिन के अंदर? 6 महीने के अंदर अंदर उसको उनकी मेंबरशिप लेनी होगी, तभी उसको क्या होगा? उसको मिनिस्टर काउंसिल का एक हिस्सा बनाया जाएगा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि यदि अगर कोई भी व्यक्ति लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, उसके बावजूद भी क्या उसको मंत्री पद पर या फिर मंत्री परिषद का एक हिस्सा बना दिया जाता है? तो बिल्कुल बना दिया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, बहुत सारी एक्ट्रेसेस होती हैं जिनको लोकसभा और राज्यसभा की मेंबरशिप प्राप्त नहीं होते हुए भी उनको क्या बना दिया जाता है? सांसद बना दिया जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया जाता है, या फिर उनको मंत्री परिषद का एक हिस्सा बना दिया जाता है। तो दोस्तों इसी क्रम में क्या है, आप देखिएगा, इसको नोट भी करते रहिएगा। इफ मेंबरशिप इज नॉट देयर, अपॉइंटमेंट कैन ऑल्सो बी मेड। अगर सदस्यता नहीं भी है तो भी नियुक्ति की जा सकती है, बट मेंबरशिप हैज टू बी डन विद इन 6 मंथ। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर मेंबरशिप सदस्यता लेनी होगी, वरना वो सब चीजें कैंसिल हो जाएगी अपने आप। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ के टेन्योर की बात। कार्यकाल क्या कहता है दोस्तों? आपने पढ़ा था जब कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था, जब कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था, उससे पहले क्रिप्स मिशन आया था जिसमें 2 प्रपोजल थे। तो कैबिनेट मिशन ये कहता है कि भारत के लिए एक संविधान सभा बनेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, और दूसरा क्या होगा, भारत में एक टेम्पररी गवर्नमेंट होगी, अंतरिम सरकार होगी, और उसी अंतरिम सरकार का सर्कुलेशन आज तक भी चल रहा है, लगातार प्रचलन में है। तो अंतरिम सरकार का मतलब होता है अस्थायी सरकार, अस्थायी का मतलब टेम्पररी, और अस्थायी सरकार का मतलब यह है कि उसका अस्थायी न होना, और अस्थायी न होने का मतलब क्या है दोस्तों? वही लोकतंत्र है, वही डेमोक्रेसी है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति का चुनाव आप लोगों ने कर लिया एज ए पीएम, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, पिछली बात हमने 5 मिनट पहले करी थी कि दोस्तों पीएम पद के लिए भारत में कभी चुनाव नहीं होता है। अगर भारत में चुनाव होता है कभी, तो दोस्तों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए चुनाव होता है, सांसद के लिए चुनाव होता है, ना कि प्राइम मिनिस्टर के लिए कभी भी वोटिंग की जाती है इंडिया के अंदर। पीएम जो है वो नियुक्त होते हैं, अपॉइंट होते हैं, और किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, और किसकी सलाह पर दोस्तों? मंत्री परिषद की सलाह पर होते हैं। तो यहां पर क्या है, अगर किसी व्यक्ति को हमने एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना है और मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति ने किसी व्यक्ति को पीएम पद पर बिठा दिया है दोस्तों, तो अब मैटर ये करता है, अगर वह व्यक्ति संविधान के अनुसार कार्य ना करे या फिर वह व्यक्ति जनता के अनुसार कार्य ना करे, तो अब उसको बर्खास्त करने का तरीका क्या है? तो दोस्तों कुछ हो या ना हो, इसका जो राइट है वो जनता को दे दिया, पब्लिक को ही दे दिया कि दोस्तों आप अपना रिप्रेजेंटेटिव जो भी
चुनोगे वो अगले 5 वर्षों तक कार्य करेगा। अगर उन 5 वर्षों में आपको लगता है कि हाँ उसका कार्य सफल नहीं है, सही ढंग से उन्होंने कार्य नहीं किया है, तो दोस्तों आप फिर ये फैसला बदल भी सकते हैं, आप किसी और पार्टी को वोट देकर जिता सकते हैं। तो इसलिए इसका टेन्योर कितना रखा है दोस्तों, 5 वर्ष का रखा है। तो आपको याद रखना है, अगर पीएम का, अगर मंत्री परिषद का टेन्योर यहाँ पे 5 वर्ष का है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का भी टेन्योर कितना होने वाला है दोस्तों, 5 वर्ष का होने वाला है। इतना आपको याद रखना है। तो कभी कभी ऐसा होता है आर्टिकल 352 की बात कर ले, आर्टिकल 356 की बात कर ले, या फिर आर्टिकल 360 की बात कर ले, जब इमरजेंसी टाइम हमारे इंडिया के अंदर होता है तो आपातकाल के दौरान चुनाव 6 माह के लिए स्थगित हो जाते हैं। ये बात हम प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि ड्यू टू इमरजेंसी द इलेक्शन में बी पोस्टपोन फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए चुनाव स्थगित हो जाते हैं। किसके दौरान, आपातकाल के दौरान। तो जब आपातकाल के दौरान 6 महीने के लिए चुनाव स्थगित हो जाएंगे, तो क्या यहाँ पर ये 5 वर्ष में थोड़ा बहुत इंक्रीजिंग हुआ, बढ़ोतरी हुआ? तो बिल्कुल हुआ दोस्तों। लेकिन कब होगा, ये सामान्य तरीके से नहीं होगा दोस्तों। ये कब होगा, जब यहाँ पर आपातकाल जैसी स्थिति बनेगी उसी में ऐसा होगा, वरना नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से आगे की बात कर लेते हैं दोस्तों। एक बात अलग से है, मैं आपको बता दे रहा हूं, आर्टिकल 78 ये कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीएम टू गिव ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट टू द प्रेसिडेंट। सरकार, देखिए आर्टिकल 78 कहता है कि पीएम का यह दायित्व बनता है, पीएम की यह जिम्मेवारी बनती है कि सरकार की जितनी भी बातें हैं वो आप सारी की सारी बातें हेड ऑफ यूनियन को बताएंगे, हेड ऑफ नेशन को बताएंगे, प्रेसिडेंट को बताएंगे, राष्ट्रपति को बताएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रपति भी आपकी पार्लियामेंट का एक हिस्सा है। आपको मैंने बताया था, या फिर आगे भी हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, संसदीय प्रणाली होती है, उसके 3 भाग होते हैं। फर्स्ट पे आते हैं प्रेसिडेंट, दूसरे पे आते हैं लोकसभा, तीसरे पे आते हैं राज्यसभा। और अगर हाउसेज की बात करें, सदन की बात करें, तो दोस्तों 2 ही होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। क्लियर है क्या मेरी बात? अब यहां से आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं मैंने क्या कहा था कि पीएम का यह दायित्व है कि सरकार की सभी जानकारी किसको देनी होगी, प्रेसिडेंट को देनी होगी। और ये काम किसका होगा दोस्तों, ये काम होगा पीएम का। क्योंकि जिस समय राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, और राष्ट्रपति को यह शपथ कौन दिलाता है, ये शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, तो ये दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। अगर सुप्रीम कोर्ट का ये चीफ जस्टिस एब्सेंट होता है, तो इसकी अनुपस्थिति में दोस्तों सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ पर शपथ दिलाएगा, किसको, प्रेसिडेंट को। इतना आपको याद रखना है। और एक चीज और भी बताए थे शायद, कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं, इनको 2 प्रकार की शपथ दिलाई जाती है। एक होता है पोस्ट की शपथ, पद की शपथ, ऑथ ऑफ पोस्ट, और एक होता है दोस्तों गोपनीयता की शपथ, ऑथ ऑफ प्राइवेसी। तो जो गोपनीयता की शपथ है दोस्तों, वो इसीलिए दी जाती है, इसीलिए दिलाई जाती है यहां से, ताकि, क्योंकि पीएम को तो बता दिया, आर्टिकल 78 ये कहता है कि पीएम भाई साहब आपकी सरकार की जितनी भी जानकारी है वो आपको प्रेसिडेंट को देनी होगी, आपको राष्ट्रपति को देनी होगी। अब राष्ट्रपति उन बातों को हाईलाइट ना कर दे, जनता के सामने या मीडिया के सामने ना रख दे, जो कि ना रखने वाली होती है, तब उसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? तो दोस्तों उसी के लिए यहाँ पे शपथ दिलाई जाती है, किसकी, प्राइवेसी की। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों मिनिस्टर काउंसिल में हमने इतनी बातें करी हैं, और आपके लेवल पर यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं। अगली ही बात में हम अटॉर्नी जनरल की बात करेंगे, महान्यायवादी की बात करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है। और जितनी भी बातें आपको बताई जा रही है दोस्तों, उनको नोट कर लिया करें। मैं ये बात आपको दूसरी या तीसरी बार आज बोल रहा हूँ, अगर आप मेरा पढ़ाया हुआ नोट नहीं कर रहे हो अपनी कॉपी के अंदर, तो भाई साहब वीडियो को कर दीजिए बंद, और आज के बाद में कभी भी मेरा प्लेलिस्ट खोल के मत देखना, ठीक है। क्योंकि मैं तभी पढ़ा पाऊंगा दोस्तों, मैं उसी को ही पढ़ा सकता हूं जो पढ़ना चाहता है, वरना और किसी को नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई बातों के साथ में। नमस्कार।